सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। तो चलिए समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आंकिक प्रश्न हल करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम सॉलिड बना देंगे। तो चलिए समझते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति से क्या तात्पर्य है। देखिए, हम रहते कहाँ पर हैं? हम जहाँ रहते हैं हम वहीं की बात करेंगे। हम रहते हैं पृथ्वी पर, ये हमारा ग्रह है, ये हमारा घर है, प्यारी सी पृथ्वी हमारी। ओके, और अब आपको पता है, आप क्लास 9 पढ़कर आए हैं, आपको गुरुत्वाकर्षण की थोड़ी बहुत जानकारी है। अगर नहीं है तो क्लास 11 के फिजिक्स के चैप्टर 8 में आपको गुरुत्वाकर्षण को बहुत डिटेल से पढ़ना है। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको गुरुत्वाकर्षण की थोड़ी बहुत जानकारी है। और क्या है गुरुत्वाकर्षण? देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी पिंड हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं जिनके पास द्रव्यमान है, जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके पास द्रव्यमान है, वो सभी एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और इसी आकर्षण बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, हम पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है? वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए जब आप किसी ऊंचाई से, हम एक गेंद का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लो किसी टावर पे हो, टावर या किसी ऊंची बिल्डिंग पर हो, वहां से अगर आप एक गेंद को छोड़ेंगे तो ये गेंद क्या होगी? पृथ्वी की सतह की ओर आएगी। क्यों आएगी आपको मालूम है? इसका रीजन आप जानते हैं। इसका रीजन है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस गेंद को अपनी ओर खींचता है। सही है ये? ओके, तो जब भी अगर आप केवल गेंद की बात नहीं है, किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को अगर आप किसी भी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचता है। तो हम ये कहते हैं, आम जीवन में हमारा यही कहना होता है कि जब भी किसी वस्तु को आप किसी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो नीचे आती है। और नीचे क्यों आएगी? आपको इसका कारण मालूम है, गुरुत्वाकर्षण। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी पिंड को आप किसी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो यहां पे उसका वेग कितना है? 0 है। अरे आप उसको यहां पकड़ के रखे हो, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, और जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर आता है उसका वेग बढ़ता है। ये आपने देखा होगा, ये आपका अनुभव है, और ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर आप किसी चीज को छोड़ें ऊपर से नीचे की ओर, जो भी ऊपर से नीचे की ओर, अगर आप ऊपर से छोड़ेंगे तो चीजें नीचे ही आएंगी। क्यों आएंगी आपको मालूम है? अब ये मत बोल देना कि नीचे कुछ नहीं है, तो बच्चा ऊपर भी कुछ नहीं है, लेकिन नीचे क्या है? नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किधर है? केंद्र की ओर है, पृथ्वी के केंद्र की ओर है, तो कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है। अब इतना तो आपको बिल्कुल ही आइडिया है। ओके, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग 0 है, और जब भी आप किसी पिंड को छोड़ेंगे तो क्या होगा? वस्तु जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वेग बढ़ता है। लेकिन अब आपको मालूम है, न्यूटन के नियम की भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी है कि जब तक किसी पिंड पर अगर आप बाह्य बल न लगाएं, किसी भी पिंड पर जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे, उसके वेग में ना तो वृद्धि होगी ना तो कमी आएगी। लेकिन सवाल यह है कि मैंने फेंका नहीं है, मैंने बॉल को फेंका नहीं है, मैंने बॉल को केवल ड्रॉप किया है। देखो, थ्रो करने में और ड्रॉप करने में अंतर है, फेंकना और छोड़ने में अंतर है। फेंकना मतलब फेंका, और छोड़ना मतलब बस छोड़ दिया, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया ऐसा कह के उसने मुझे छोड़ दिया, जाओ अब गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरो तुम ठीक है, ओके ओके, वो सब बातें नहीं करनी चाहिए अभी हमको। सीरियस मुद्दा चल रहा है कि हमने गेंद छोड़ी है, गेंद नीचे की ओर आ रहा है, और आप ये देख रहे हैं उसका वेग बढ़ रहा है। लेकिन न्यूटन का नियम, जो गति संबंधित नियम, वो क्या कहता है कि जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे किसी भी वस्तु पर, किसी भी पिंड पर, उसके वेग में ना तो वृद्धि होनी चाहिए और ना ही कमी आती है। यानी कि अगर कोई पिंड, कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा है तो एक समान वेग से ही चलेगा। अगर कोई पिंड विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगा। ये आप चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं इन चीज़ों को। नहीं जानते हैं तो चैप्टर 5 में जान जाएंगे, वहाँ पे आपको पढ़ने हैं न्यूटन के नियम। तो पहले बात करते हैं कि छोड़ा, ठीक है, हमने देखा वेग बढ़ रहा है, और हम जानते हैं कि वेग बढ़ रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो क्या हो रही है? वो त्वरित हो रही है, क्योंकि वेग में वृद्धि हो रही है, और वेग में वृद्धि जो होती है एकांक समय में, उसे ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पढ़ा है आपने? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे बच्चा?
वेग में परिवर्तन की दर को आप त्वरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई पिंड नीचे गिर रहा है तो त्वरित हो रहा है, लेकिन कैसे? हमने तो कोई बल लगाया नहीं। जब तक आप कोई बल नहीं लगाओगे कोई भी पिंड त्वरित कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप बल नहीं लगा रहे हो, आप बाहर से कोई भी बल नहीं लगा रहे हो, लेकिन पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है लग रहा है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पिंड के ऊपर। अब आपको आइडिया है कि क्या हो रहा है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पिंड के ऊपर, यानी बल लग रहा है, तो न्यूटन गलत नहीं है वहां पर। न्यूटन गलत नहीं है, हम बाहर से बल नहीं लगा रहे, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस पिंड को अपनी ओर खींच रही है। यानी उस बॉल पर, उस गेंद पर, उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और इसीलिए वो क्या हो रही है? वो त्वरित हो रही है, उसका वेग बढ़ रहा है। तो अब देखो, आपने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, यहां पे जो भी अहम किरदार है वो किसका है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का है। तो आप क्या कहते हैं कि ये वस्तु किसके अधीन गिर रही है? ये वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। मात्र ना वहां पे हम हवा का जो रेजिस्टेंस होगा, हवा का जो प्रतिरोध बल होगा उसकी उपेक्षा कर देते हैं। बाकी विस्कस फोर्स जो लगता है, क्योंकि एयर लिक्विड एयर है जो कि फ्लूइड है, एक गैसेस फ्लूइड की गिनती में आती हैं, वहाँ पे विस्कस फोर्स लगता है। इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी, हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम बस ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी पिंड गिर रहा है उस पर केवल एक बल लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि ये पिंड, ये वस्तु केवल और केवल किसके अधीन है? केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिर रहा है। इसे ही कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुरुत्व के अधीन गति से क्या तात्पर्य है। जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का क्या मतलब है बच्चा? आप उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे, आपको उसको फेंकना तो नहीं है, आपको उसको धक्का नहीं देना ऊपर से, ठीक है, बस आपको छोड़ देना है। बाकी सब काम कौन करेगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल करेगा। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही उसे नीचे गिरा रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, तो उस पिंड पर केवल एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में आप चैप्टर 8 में डिटेल से पढ़ोगे, और इसका मान भी आपको मालूम होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहीं कहीं हम लोग इसको सुविधा के लिए ये ले लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्यों बोला? क्योंकि ये त्वरण हमने उत्पन्न नहीं करा है, ये त्वरण कौन उत्पन्न कर रहा है? ये त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्व के अधीन गति से क्या तात्पर्य है? जब भी कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, तो उस पर केवल कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तब उसकी गति को हम क्या कहेंगे? गुरुत्व के अधीन गति कहेंगे। तो क्या मतलब है गुरुत्व के अधीन गति का? गुरुत्व के अधीन गति का मतलब यह है कि किसी भी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दीजिए। आपको बाहर से कोई इंटरफियर नहीं करना है, ना तो आपको करना है, हवा का भी हम लोग नेग्लेक्ट मान लेंगे, हवा का जो भी वहां पर इंटरफियरेंस होगा, हवा एक प्रतिरोध बल लगाएगा। हल्की वस्तुओं पे ज़्यादा लगता है, जैसे सूखे पत्ते गिर रहे हैं, या फिर पंछी के पंख गिर रहे हैं, कागज गिर रहा है, तो उस पर यह हवा का प्रतिरोध बल ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर भारी वस्तुओं की बात करें तो उस पर यह हवा का प्रतिरोध बल नगण्य होता है। तो हम भारी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हवा का प्रतिरोध बल नगण्य है, तो वहाँ पर केवल और केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो नीचे की ओर है, और वही गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? उस पिंड को त्वरित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल गति किसके अंतर्गत हो रही है? यहाँ पर केवल और केवल गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे गुरुत्व के अधीन गति। कोई दिक्कत यहाँ पर? ना नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। इतना डिटेल में घुमा फिरा के एक ही चीज समझाए हैं। देखो, इसको समझाने के लिए तो 2 लाइन में भी बोल सकते थे कि जब भी कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो उसे गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं।
जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ये कहते हैं और इसका मान इतना होता है, ठीक है। लेकिन डिटेल में घुमा फिरा के आपके दिमाग में वो बात इधर से भी इधर से भी भरना था मेरे को, ताकि कहीं से भी कोई भी डाउट ना बचे आपके दिमाग में, ओके। और अब देखिए, जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे गिरेगा तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो ऐसे में गति के जो समीकरण हैं उनका स्वरूप क्या होगा, ठीक है। जब भी कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रहा है, अच्छा एक चीज और, स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरेगा तो ये गति कैसी गति है, ये गति सरल रेखा में गति है। देखिए ये एक नीचे गिरा है, ये ऐसा से नहीं हुआ ना, ये जो लाइन है इस लाइन के अंतर्गत ही गिर रहा है, तो ये गति कैसी है, एक सरल रेखा में गति है। हालांकि ये रेखा क्षैतिज में नहीं है, ये रेखा ऊर्ध्वाधर में है, लेकिन है तो एक रेखा में गति। तो ऐसे में गति के समीकरण क्या हो जाएंगे, जब भी कोई पिंड नीचे की ओर गिर रहा है स्वतंत्रतापूर्वक, तो देखो भाई गति का पहला समीकरण u प्लस AT होता है, v इक्वल टू u प्लस AT होता है। u 0 है, a की जगह g रखेंगे और जो भी टाइम लगेगा। कैसे हो गया ये, अरे u 0 है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, और यहां पर a की जगह g लिखोगे क्योंकि यहां पे कौन से त्वरण होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। अब क्या होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि गति का द्वितीय समीकरण है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम h रख देते हैं। ऊंचाई के लिए h रखेंगे ना आप, ऊंचाई के लिए h रखेंगे, ऊंचाई भी एक दूरी है, ऊंचाई भी एक दूरी होती है। h ut अगेन 0, 1/2 कितना हो जाएगा, gt स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह g रख दिया। अब क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, जो कि 0 है, प्लस 2gh हो जाएगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये तब की बात है जब पिंड किधर की ओर आ रहा है, गुरुत्व के अधीन नीचे गिर रहा है। और देखिए, जब भी कोई पिंड गुरुत्व के अधीन नीचे गिरता है तो यहां पे आप इसको प्लस जी लेंगे। प्लस जी क्यों लेंगे, एक्सीलरेशन को प्लस जी क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए बल नीचे की ओर लग रहा है और वेग में वृद्धि भी उधर ही हो रही है, यानी त्वरण की दिशा भी वही है। तो जब भी कोई पिंड स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरता है तो आप प्लस जी लिखोगे। क्या लिखेंगे आप, प्लस जी लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो त्वरण है किसकी दिशा में है, गति की दिशा में ही है। लेकिन अब मान लो मैं किसी चीज को ऊपर फेंकूं, ऊर्ध्वाधर फेंकना है, ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी और दिशा में नहीं फेंकना है। अगर ऐसे फेंकोगे तो ये कोई और गति हो जाएगी। इसका जिक्र हम लोग करेंगे अभी चैप्टर 4 में, जहां पे हम लोग समतल में गति की बात करेंगे, प्रक्षेप्य गति की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, तो वो किसी और प्रकार की गति है। यहां पर हम बस बात क्या कर रहे हैं कि आपको किसी पिंड को, आप पृथ्वी की सतह पर हो, आपका पिंड यहां पर है, आपको ऊपर फेंकना है, और ऐसे फेंकना है कि एक सीधी रेखा में ऊपर जाए और जहां से फेंका वही नीचे आए। तो ये गति कैसी होगी, ये गति भी सरल रेखा में गति होगी। देखो ना, ये पिंड यूं गया और यूं आया, जहां से फेंका वहीं आया। ऐसे देखो, ऐसे या ऐसे नहीं फेंक देना है, वो कोई और गति है, जैसा कि मैंने बोला अभी आपको। तो अब देखिए, जब भी किसी पिंड को ऊपर फेंकेंगे आप, जब भी किसी पिंड को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, देखिए समझिएगा। जब भी किसी पिंड को आप ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगा, आप फेंक ऊपर रहे हैं, किसी प्रारंभिक वेग से फेंकेंगे आप, किसी भी प्रारंभिक वेग से आपको फेंकना है, तो यहां पर प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, यहां पे प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसको मैं यू ले लेता हूं, ठीक है। और क्योंकि जी जो है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होता है, पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस जी लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए भाई, प्लस जी किसके लिए है, नीचे के लिए है। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, लेकिन आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं पिंड को। तो जब भी पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गति क्या है, गति त्वरण के विपरीत दिशा में है, या फिर यूं बोलिए कि त्वरण गति के विपरीत दिशा में है, तो माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण ऐसा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। तो ये किसके लिए है बच्चा,
ये किसके लिए है? ये तब के लिए है जब आप पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड। इस केस में आपको जी क्या लेना होता है? नेगेटिव जी लेना होता है। ये सब चीजें आपको सीखनी है, रटना किसी भी नहीं है यार, मजे में पढ़िए ना। अगर किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप किया तो गति कैसी है? गुरुत्व के अधीन गति है। वो पिंड स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता है, गति नीचे की ओर है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर है। त्वरण धनात्मक लेंगे प्लस जी। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं कि प्लस जी नीचे की ओर होता है, यानी कि जी की दिशा नीचे की ओर होती है। तो अगर पिंड नीचे की ओर आ रहा है तो वहां प्लस जी लिखा जाएगा, अगर पिंड ऊपर जा रहा है तो यहां माइनस जी लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस जी माइनस जी। और अब इन्हीं समीकरणों पर आधारित हमको कुछ आगे प्रश्न हल करने हैं। है इतना ही, मेन मुद्दा इतना ही है। लेकिन अब देखते हैं कि इन प्रश्नों पर जो भी चीजें आपने यहां पढ़ी हैं, जो भी समीकरण आपने पढ़े, जो भी यहां पर आपको तथ्य बताए गए हैं, उन तथ्यों का, उन समीकरणों का कैसे आपको इस्तेमाल करना है। देखो पढ़ाई सबके लिए एक ही जैसी है, लेकिन जो परीक्षा होती है वहां पर सवाल कुछ और आते हैं। सवाल बनेंगे कैसे? इन्हीं में से बनेगा। इन्हीं जो भी यहां पे आपको चीजें बताई गई हैं उन्हीं से सवाल बनने हैं। चलिए देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। ये हमारा पहला सवाल, बड़े आराम से करेंगे यार, कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को, मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई जल्दीबाजी होगी। सीखना अहम है। आप 95 प्लस लाते हैं, 98 प्लस लाते हैं, मैंने नहीं रखता यार। मैंने क्या लगता है, आपको आता है कि नहीं, आपने चीजों को समझा है कि नहीं, आप चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेंगे चीजों को, याद कर लेंगे चीजों को, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। चलो अप्लाई करो, देखते हैं कितना अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आज का पहला सवाल है। 6-7 सवाल करेंगे हम लोग, बड़े मजे से करेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपको। एक कण को ऊपर की ओर कहां फेंके? देखो ऊपर की ओर, कौन से वेग से फेंका है देख लो भाई। u इक्वल टू 19.6, तो u कितना हो गया? 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो गया। 19.6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फेंका गया ऊपर की ओर धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में लेते हुए। ऊपर यानी कि देखो ऐसा जब हम लोग अक्ष बनाते हैं तो ये एक्स धनात्मक है, ये वाई धनात्मक है ऊपर की ओर। कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय निकालना है। आपको बताना है कि जब भी आप पिंड को फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में उसको कितना समय लगेगा। उसके बाद कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई निकालना है, वो अधिकतम कितना ऊपर गया है आपको ये निकालना है, समय भी निकालना है और कितना ऊपर गया आपको ये भी निकालना है। कण को जहां से फेंका गया वहीं पर वापस आने में कण द्वारा लिया गया समय। चलो मैं यहां से फेंका, यहां से अधिकतम ऊंचाई पे गया, वापस वहीं पे आएगा, तो इसमें कितना समय लगा है। ये 3 चीजें पता करनी है। क्या क्या चीजें पता करनी है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा, वो अधिकतम कितना ऊंचाई तक जाएगा, और वापस फेंके और वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा। चलिए बनाते हैं। तो देखो यार, आप बोलोगे यहां पे बस एक ही चीज दिया है, u इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे करेंगे, सब हो जाएगा। कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, कण पार्टिकल जो है, अधिकतम ऊंचाई। देखिए जरा, जब आप किसी चीज को फेंकते हैं, ये आपने पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो देखो गति ऊपर की ओर है, त्वरण नीचे की ओर है, यही है ना। तो क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं उसका वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, बढ़ेगा नहीं। जब चीजें नीचे की ओर गिरती हैं तो वेग बढ़ता है, ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग कम होता जाता है। तो एक वक्त आएगा, जब एक वक्त आएगा जब 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 इसका वेग शून्य हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब इसका वेग शून्य हो जाएगा, यानी वहां पर जाके वो रुक जाएगी। अब रुक जाएगी मतलब लटक नहीं जाएगी, क्षणिक रुकना है वहां पर, यही होता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पे वेग शून्य होगा। हालांकि यहां पे प्रारंभिक वेग आपको मालूम है 19.6 मीटर प्रति सेकंड का है, और जहां पर उसका वेग शून्य होगा वही अधिकतम ऊंचाई है। जहां पर उसका वेग शून्य होगा वही अधिकतम ऊंचाई है, और वहां पर वो रुकेगी तो बहुत ही क्षणिक रुकेगा, वहां के बाद नीचे आने लगेगा। ये आप समझ रहे ना, दिमाग में पिक्चर बनाइए। फेंका आपने किसी चीज को,
उसका वेग कम हो रहा है, जहां पे वेग 0 हो जाएगा वहां से वो नीचे आने लगेगा, यानी उसके ऊपर वो नहीं जा पाया। ओके, तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग शून्य होता है और जहां पे वेग शून्य हो जाता है वहां से वो चीज फिर नीचे आने लगती है। तो आपको पता करना है, जब ये सवाल पूछा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, एक्चुअली में क्या पूछ रहा है कि ये v 0 होने में कितना समय लगेगा। तो गति का पहला समीकरण लगा देता हूं मैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। माइनस क्यों है? क्योंकि ऊपर की ओर गति है। ओके, चलिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 19.6 माइनस 9.8, याद है ना g कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी। टी कितना आ जाएगा देख लो, t इक्वल टू आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8। सॉल्व कर लीजिए आप। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? t इक्वल टू मिल जाएगा 2 सेकेंड का। ओके, तो अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग गया? उसको 2 सेकेंड का समय लग गया। आगे चलते हैं। कर्ण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम कितना ऊंचाई गया है निकाल लेते हैं। देखो h इज इक्वल टू, ये गति का द्वितीय समीकरण जो कि हम लोग ऊपर वाली गति के लिए लगाएंगे, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। u कितना है? u है 19.6 है ना, t कितना है? t है 2 माइनस 1/2 इंटू 9.8 इंटू कितना? 2 का स्क्वायर यानी 4, लिख देते हैं ना 4, t 2 रखेंगे ना आप। अरे भाई अधिकतम ऊंचाई पहुंचने में कितना समय लगा है? 2 समय लगा है। तो आप निकाल लीजिए कि 2 समय में वो कितना ऊपर गया, वही अधिकतम ऊंचाई है। ठीक है, निकाल लो। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, गति का तृतीय समीकरण भी लगा सकते हो। कैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, ये भी लगा सकते हैं आप। अधिकतम ऊंचाई पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू जी निकाल लीजिए। यहाँ से भी आप h निकाल सकते हो। तो इस वाले समीकरण से भी जा सकते हो, इस वाले समीकरण से भी जा सकते हो। अगर समय मालूम नहीं होता तो इसी से जाता मैं, लेकिन समय मालूम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इंटू कर लीजिए 19.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 1 3, 39.2 माइनस 2 एकम 2 दूनी 4, 9.8 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 19.6 आ जाएगा, नहीं आएगा ना 19.6, 9.8 इंटू 2। अब 39.2 माइनस 39.6 कितना आएगा? 39.6 आएगा। ये आ गया मीटर। ये है अधिकतम ऊंचाई, ये है अधिकतम ऊंचाई। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपको उतना ही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी सॉल्व करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो फिर ये अधिकतम ऊंचाई भी निकाल लिया है। और अब क्या करना है आपको, देखिए, कर्ण को जहां से फेंका गया है वहीं पर वापस आने में कर्ण द्वारा लिया गया समय। अब देखिए, बहुत आसान है, ये भी बहुत ही आसान है। देखो कैसे आसान हो जाएगा, देखिएगा अभी आप कैसे आसान है। आप लोड मत लिया करो यार न्यूमेरिकल्स का, बहुत आसान होता है। देखो क्या करना है, अभी आपको बताया कि h इक्वल टू क्या है? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या है, देखो मैं इसको फेंका, ये अधिकतम ऊंचाई पे गया, 2 सेकेंड लगा, और ये नीचे आया। तो एक कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना नीचे आने में भी समय लगेगा। तो अगर 2 ऊपर जाने में लगा है तो नीचे आने में भी 2 लगेगा, तो आंसर 4 सेकंड आ जाएगा बड़े आराम से। एक कॉमन सेंस से एक जवाब आ गया। और अब चलो थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएं, तो कैसे दिखाएंगे देख लीजिए। अगर सॉल्व करके दिखाता हूं तो ये अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा और वापस से जब वहीं पे आएगा तो ये विस्थापन कितना हो जाएगा? ये जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। तो मुझे एक्चुअली में क्या करना है, इसके 0 होने का समय निकालना है। एक 0 तो देखो h0 तो t0 पे भी होगा, एक तो भैया वहीं पे ही है, पृथ्वी की सतह पे ही है। तो जब h0 होना है तो t0 प्रारंभिक समय पे h0 है। एक समय और होगा
जब वो यहाँ से वहाँ जाएगा और वापस फिर से आएगा, फिर h0 हो जाएगा। तो वापस जब h0 होगा तो मुझे वो समय निकालना है। तो h0 होना है, u कितना है 19.6 है, मुझे टाइम ही तो निकालना है ना बच्चा, टाइम ही निकालना है, माइनस 1/2 इंटू 9.8 t का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 19.6 और ये t हो जाएगा माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर हो जाएगा। t और ये t कैंसल और 2 एकम, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4.9 आ जाएगा। तो यहाँ से t निकालना बड़ी बात नहीं है, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, सॉल्व करने आना चाहिए आपको। तो t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू आ जाएगा, देखिए इधर आगे डिवाइड होगा 19.6 डिवाइडेड बाई 4.9, t इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाई 4.9। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया 4.9, 2 टाइम्स करोगे तो 9.8 होगा और फिर 2 टाइम्स करोगे तो 19.6 हो जाएगा, यानी 4 सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गया बस। तो वापस उसी जगह पे आने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड का समय लगेगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको हल करने हैं। देखो आप अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप सवाल हल करते जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, या मैथ्स के हो आप, या बायो कर रहे हैं, सवाल करिए, सवाल करिए। और सवाल करने से जो प्रैक्टिस आपका होगा ना, वो याद करने से कभी नहीं होता। आप सवाल हल करते जाइए ना, बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता है एक बार देख लीजिए, बार बार नहीं देखना है। ये आदत मत डालिए कि मैं देख के ही बनाऊंगा, भरसक प्रयास करिए, जूझिए, अपने मन से करने की कोशिश करिए। अंतिम विकल्प है कि मैं देख लेता हूं कि यार कैसे क्या हो रहा है। आपको जवाब ढूंढना है, आपको अपने अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक क्षमता विकसित करनी है। अगर आप पटाख से देख लेते हैं तो आपको याद करने की आदत पड़ जाएगी, यार आंसर याद कर लेता हूँ, आंसर याद कर लेता हूँ। लेकिन कब तक? याद करने वाला किस्सा लंबा नहीं जाता, याद करने वाला किस्सा लंबा नहीं जाएगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, जरूरत नहीं है फंसने की। चलिए आगे चलते हैं। एक गेंद को किसी ऊंचाई से गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, छोड़ा है भाई, फेंका नहीं है। तो किसी ऊंचाई से छोड़ दिया है, यानी यू कितना होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। जमीन पर गिरने के पहले वाले 6.0 मीटर गिरने में गेंद को 0.200 सेकंड लगते हैं। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही मजा याद। कुछ पल को मैं भी कंफ्यूज हो गया था, क्या बोल रहा है। अब आपको लगेगा कि जमीन पर गिरने के पहले वाले 6.00 मीटर गिरने में गेंद को 0.2, तो आप क्या सोचते हैं कि पहला जो 6 मीटर गिरेगा उसको गिरने में 0.2 सेकंड लगा है। आप ये सोच रहे हैं, सवाल को पढ़ लीजिए। चलो मान लेते हैं कि मैं अभी कितनी ऊंचाई पे हूं, मैं ये ऊंचाई पे हूं, h ऊंचाई पे हूं। वहां से एक गेंद है, ड्रॉप किया गया है गेंद, यहां से आपने गेंद को ड्रॉप किया, ये रहा गेंद। तो यहां पे अगर एक गेंद है, ऐसे गेंद को बना लेता हूं, दिस इज गेंद, दिस इज गेंद। यहां पे यू कितना है भाई, यू 0 है, ओके। अब ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो आपको लगता है कि यहां से कितना 6 मीटर नीचे आने में उसका कितना समय लगा है, 0.2 सेकंड लगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सवाल को एक बार फिर पढ़िए। जमीन पर गिरने के पहले वाले 6.0 मीटर में, यानी ये जमीन है, ये जमीन है, इस जमीन से कितना, इस जमीन से अगर मान लो यहां से मैं 6 मीटर ले लूं, तो इस 6 मीटर को गिरने में कितना समय लगा है, इस 6 मीटर को गिरने में 0.2 सेकंड का समय लगा है, 0.2 सेकंड का समय लगा है। सवाल ये पूछा है, जमीन पर गिरने के पहले वाले 6.0, गिरने से पहले जो 6 मीटर है उसको गिरने में कितना लगा है, 0.2 सेकंड लगा है, ओके। गेंद को किस ऊंचाई से गिराया गया था, है शानदार सवाल ना। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो यहां पे तो प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन आपको मालूम है ना, जैसे जैसे ये गेंद नीचे आता जाएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो चलो मान लेता हूं कि यहां का वेग v होगा, कुछ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब प्रारंभिक वेग से उसे छोड़ा गया है, h ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मान लेते हैं उसका वेग v हो गया है।
तो जब मैं यहाँ से यहाँ की गति की बात करूँगा तो मेरे लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, मेरे लिए प्रारंभिक वेग v होगा। ओके, और मेरे पास ऊंचाई है, मतलब ये दूरी है, मेरे पास समय है। गति का द्वितीय समीकरण लगाइए, गति का द्वितीय समीकरण लगाइए। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है ना गति का द्वितीय समीकरण। h कितना है, 6 मीटर है। यहाँ पे u कितना रखेंगे, v रखेंगे। t कितना है भाई, t है 0.2 सेकेंड। ओके, t कितना है बच्चा, t है 0.2 सेकेंड प्लस 1/2। g का वैल्यू कितना रखेंगे आप, बोला है कि आप 10 लो तो 10 ले लो, t स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो 6 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ v, 2 एकम 5। अच्छा, यहाँ पे मैं t का मान क्यों नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे भी तो मैं t की वैल्यू रख सकता हूँ ना। रख दीजिए, कितना है 0.2 का स्क्वायर है, तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं। ठीक है, हल करिए। तो 0.2 v प्लस, ओके, 2 एकम, अब 5 से कर सकते हैं, या फिर 2 एकम और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दहिया में होगा कि नहीं होगा, और सॉरी गलती हो गया, मेरे से गलती हो गई। 0.2 और ये 10 टाइम्स होगा, 0.2 इंटू 10 करोगे तो 2 आएगा, तो ये 10 टाइम्स होगा, और ये 10 और ये 10 फिर खत्म हो जाएगा कहानी का, लास्ट फिनिश। तो बचा क्या आपके पास, बच गया 0.2 v प्लस 0.2, इधर पर 0.2 बच गया है। अगर सॉल्व करने में दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट थोड़ा आराम दीजिए अपने आप को और सॉल्व करिए। अब देखो क्या हो सकता है, ये 0.2 इधर आके माइनस हो सकता है, या फिर एक काम ये कर सकते हो कि 0.2 कॉमन निकाल लो और उसको लाके यहाँ भाग दे दो, इधर कितना बच जाएगा, v प्लस 1 बच जाएगा। अब इसे भाग देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 लिख सकते हो। 2/10 लिखोगे, ऊपर आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 टिया, तो v कितना आ गया, v प्लस 1 इज इक्वल टू 30 आ गया। तो v कितना आ गया बच्चा, v आ गया 29 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू आ गया 29 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मकसद नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा। आपका मकसद क्या है, आपका मकसद ये ऊंचाई निकालना। लेकिन मुझे अब ये पता चल गया है कि यहाँ से जब पिंड गिर गिर के यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ का वेग कितना है, यहाँ का वेग है 29 मीटर पर सेकेंड। इसके नीचे की ऊंचाई मुझे मालूम है 6 मीटर है, इसके नीचे की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई निकालनी है। तो मैं क्यों ना अब ये पता कर लूँ कि जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यानी 0 से उसका वेग 29 मीटर पर सेकेंड होने में वो गेंद कितना नीचे जा चुका है। समय नहीं है आपके पास, गति का त्रिटी समीकरण लगा दो। आपको प्रारंभिक वेग मालूम है, आपको अंतिम वेग मालूम है, आपको त्वरण मालूम है, गति का त्रिटी समीकरण लगा दीजिए। क्या है गति का त्रिटी समीकरण, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको h1 नाम दे रहा हूँ। कैसे h1, क्योंकि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है, h1 है। h तो पूरा है ना, h तो यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन उसमें 6 मीटर अलग, उसकी कहानी अलग थी, तो h1 ले लेते हैं। ओके, तो v स्क्वायर कितना हो जाता है, 29 का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से ये वेग, 0 से, प्लस 2 इंटू 10 इंटू h1 ले लीजिए, 29 इंटू 29 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई 20 ले लीजिए, इज इक्वल टू h1 ले लीजिए। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व कर लो बच्चा, पहले आप ही सॉल्व करो, चलो आप सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा ये 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको h1 मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा, 29 इंटू 29 का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 20 कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा 42 मीटर। आपको h1 मिल गया 42 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर है, और नीचे भी तो 6 मीटर है, तो टोटल h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो गया 42 प्लस 6 यानी कि 48 मीटर आ गया। तो दिस इज द आंसर इज द ओके। तो ऐसे आप सवाल हल करेंगे। चलिए आगे बोलते हैं। ये आपका अगला सवाल देखिए, जो भी यहाँ पर सवाल लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सर एस.सी. वर्मा की जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, वो इंग्लिश में है, उसका उन्होंने हिंदी में भी बुक जो है पब्लिश किया है, लास्ट 2019 में किया था।
कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बहुत जानी मानी बुक है फिजिक्स की दुनिया में इंडिया में अगर देखेंगे तो उसको उन्होंने हिंदी में भी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी समर्पित किया है, जिसे जो हिंदी में आता है भौतिकी की समझ के नाम से। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं उस बुक से लिए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ के अगर आप सवाल करेंगे तो आपको फिर कोई दुविधा नहीं बचेगा, और बहुत ही मज़ेदार सवाल लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीक़ों से लेते हैं। देखिए जैसे इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि एक एनसीसी परेड 6 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से जा रही है। तो चलो मान लेते हैं कि ये रहा मेरा एनसीसी का परेड, कितने स्पीड से जा रहा है। ये एनसीसी का परेड 6 kmph से जा रहा है। तो इस एनसीसी के परेड की स्पीड कितनी है यार, 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी 6 × 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 6 कम 6 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये एनसीसी वाले परेड की स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से क्या करेंगे आप, इंटू कर देंगे। ये हो गया। रास्ते में एक पेड़ आ गया, ये रास्ता का एक पेड़, चलो कितना है, इस रास्ते के पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ है, अब मैं ऐसा पेड़ बना सकता हूँ 11.6 मीटर। कितना मीटर भाई, 11.6 मीटर। चलो ढंग से बनाया जाए, कितना मीटर है भाई, ये है 11.6 मीटर। चलो ठीक है, 11.6 मीटर। एक चिड़िया बैठी है भाई, यहां पर कहीं एक चिड़िया बैठी है, चलो यहां पे कहीं चिड़िया बैठी है। किसी क्षण वह चिड़िया पेड़ का एक फल गिरा देती है। पेड़ से कितनी दूरी पर के कैडेट पर यह फल गिरेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो हम ये मानेंगे कि अभी एनसीसी वाले बच्चे जो है यहाँ पर हैं पेड़ के पास है। तो जब ये फल यहाँ से गिरेगा तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले आप ये निकाल लीजिए कि ये जो फल यहाँ से नीचे गिरेगा जमीन पर, उसको गिरने में कितना समय लगेगा। इस फल को, चिड़िया जो फल गिराएगी उसको जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा, पहला चीज समय निकाल लीजिए। और फिर आप ये निकाल लीजिएगा कि उठने समय में ये परेड कितना आगे जा चुका है। बहुत आसान है, पहले ये निकाल लीजिए कि फल कितने समय में नीचे गिरेगा, और फिर आप ये निकाल लेंगे कि उठने समय में ही ये परेड कितना, ये काफिला कितना आगे जा चुका था। तो चलो बहुत आसान है, निकाल लेते हैं। ऊंचाई आपको मालूम है, तो गड्डी का ड्यूटी समीकरण लगा दीजिए कि h इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ GT²। ठीक है बच्चा, ut इक्वल टू हाफ GT²। h आपको मालूम है कि 11.6 है, प्रारंभिक वेग 0 है, 1/2 × 9.8 × t का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2 एक कम, ये 4.9 हो जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा तो t कितना आ जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा √11.6 डिवाइडेड बाई 4.9। t इक्वल टू आ जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाई 4.9। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1.52 सेकेंड के आसपास। ये आप सॉल्व कर लेंगे ना। देखो मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, वैसे भी ये वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत सारे सवाल हल करने हैं। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 11.52 सेकेंड। यानी कि इस फल को यहाँ से जब चिड़िया गिराएगी तो उसको ज़मीन में आने में कितना समय लगेगा, 1.52 सेकेंड लगेगा। आप पता कर लीजिए कि 1.52 सेकेंड में परेड कितना आगे जा चुका है। तो आपको दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, चाल कितना है यार, चाल कितना निकाला है, 5/3 है क्या, 5/3 है। चाल है 5/3 का, समय कितना है 1.52 का। चाल है 5/3 का, समय है 1.52 का। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.53। 2.53 का आंसर मिल जाएगा मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर मीटर में आ जाएगा। यानी कि कहां पर गिरेगा, ये जो फल है ये काफिला कितना आगे जा चुका है, कितना आगे जा चुका है पेड़ से, 2.53 पूछा है ना सवाल।
कि पेड़ से कितनी दूरी पर के कैडेट पर यह फल गिरेगा। तो पेड़ से कितनी दूरी के कैडेट पे गिरेगा भाई? पेड़ से 2.53 मीटर के कैडेट पे यह फल गिरेगा। ऐसे मजेदार मजेदार सवाल के लिए आप, और ये आपको मिलेंगे। जो भौतिकी की समझ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है, जो उनकी किताब है सर की, बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको प्रेफर करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सवाल, अगला सवाल देखिए, एक 11.8 मीटर ऊंचे भवन से, चलो ठीक है भाई, तो पहले भवन बना लूं। ये मैं भवन बना लिया, लेकिन भवन ऐसे नहीं बनाता हूँ, सिंपल बना लेता हूँ। ये भवन हो गया। इस भवन की ऊंचाई कितनी है बच्चे? मेरे बच्चे कितनी ऊंचाई है बताओ? ये है 11.8 मीटर। ओके ठीक है। और इससे एक नव युवक पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन खड़ा है कितने दूरी पर? 7.0 मीटर की दूरी पर। 7.0 मीटर की दूरी पर एक नवयुवक खड़ा है, बैठा है, जो भी है, खड़ा है, चलो खड़ा है। हो सकता है कुछ तांका झांकी करने आया होगा। भवन की छत से गिरते हुए देखता है। किसको गिरते हुए देखा है भाई? ऊंचे भवन से दौड़ कर एक नवयुवक एक बच्चे को भवन की छत से गिरते हुए देखता है। एक दुर्घटना घट गई है, यहां से एक लिटिल सा बच्चा नीचे गिर रहा है 11.8 मीटर से। ओके, उसे किस चाल से भवन की ओर दौड़ना चाहिए? उसे, इस आदमी की बात हो रही है ना, आदमी जो यहाँ पे है, इस आदमी को किस चाल से भवन की ओर दौड़ना चाहिए कि वह बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ सके? पकड़ने के समय बाहों की जमीन से ऊंचाई कितनी है? 1.8 मीटर है। देखो दौड़ते दौड़ते आएगा ना, इधर दौड़ते दौड़ते आएगा और ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे। अब ऐसे जमीन में जाके थोड़ी पकड़ेगा, ऐसे पकड़ लेगा ना। तो उस समय कितने ऊंचाई पर पकड़ लिया है? ये पकड़ लिया है कितने ऊंचाई पर? 1.8 मीटर की ऊंचाई पर ही, 1.8 मीटर की ऊंचाई पर ही। तो अब सवाल ये है कि उसे किस रफ्तार से, किस चाल से, वही रफ्तार, किस चाल से उसे भवन की तरफ दौड़ना चाहिए? क्योंकि समय पर पहुंचना भी तो है। अगर बच्चा, अगर गलती से अगर मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, वो कहीं पीछे ही रह गया ये नवयुवक, तब तो दुर्घटना घट जाएगी ना। तो उसे एकदम करेक्ट समय पहुंचना है, ठीक है। तो जब ये बच्चा यहाँ से यहाँ पर होगा, या देखिएगा, जब ये हमारा बालक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना यहाँ से जब वो यहाँ पर पहुँचेगा, तो इस बालक को यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, इस नवयुवक को यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? इस छोटे से क्यूट से मुन्ने को यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, उठने समय में इस नवयुवक को भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाना चाहिए। सेम सवाल है। तो देखिए भाई, इस नन्हे मुन्ने राही को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? तो पहले ये दूरी कितनी है देख लो। 11.8 में से 1.8 गायब हो गया, यानी 10 मीटर। बच्चा कितना गिर रहा है? 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर से उसको पकड़ना है। ओके, पकड़ लिया। वैसे सवाल बोला है कि पकड़ लिया, बाहों में जकड़ लिया है, मतलब बाहों में पकड़ लिया बच्चे को। तो 10 मीटर। तो देखो h इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, और h जो है 10 मीटर है, u आपका 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। g को आप कितना लेंगे? g को हम लोग 10 ही ले लेते हैं, g को 10 ले लेते हैं, सही रहेगा। और t का स्क्वायर देख लीजिए, 2 कम 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5 से कम 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी t इक्वल टू आ जाएगा √2 सेकेंड। t इक्वल टू आ जाएगा √2 सेकेंड। t इक्वल टू √2, और √2 के सेकंड कितना है? √2 यानी कि 1.414 सेकेंड। √2 कहने का मतलब 1.414 सेकेंड। √2 कहने का मतलब है 1.414 सेकेंड। तो यहां से यहां तक आने में इस बच्चे को लग गया है 1.414 सेकेंड से का टाइम लग गया है। उतना ही टाइम इस नवयुवक के पास भी है। उतने ही टाइम में भी देखिए, आपने टॉम क्रूज की मूवी देखी होगी, मिशन इम्पॉसिबल, यार फेवरेट मूवी है मेरी। और देखो यार, उससे बेहतर एक्शन मूवी ना, रियलिस्टिक एक्शन मूवी। और सलमान भाई वाला नहीं कि एक बाइक से 10-15 जीप को उड़ा दे रहा है, अच्छा रियलिस्टिक एक्शन की बात करें तब आप देखिए टॉम क्रूज की मूवी। वहाँ पर सेकंड में बात होती है, सेकंड में मिशन वहाँ पे अकम्प्लिश होता है। तो इस नवयुवक के पास 1.414 सेकंड का टाइम है। 1.414, यहाँ से इसको यहाँ पर कितने समय में पहुँच जाना है? 1.414 सेकंड में पहुंच जाना है। तो उसे किस रफ्तार से भागना पड़ेगा? ठीक है,
तो यहाँ से उसको कितनी दूर आना है, 7.0 मीटर आना है, ठीक है। और कितने समय में आना है भाई, उसको √2 समय में आना है। तो रफ्तार निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, इससे पहले जो फॉर्मूला लगाया था सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगा लीजिए। यहाँ पे दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल इंटू समय, लेकिन यहाँ पे तो आपको चाल निकालना है, तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितना तय करना है उस बात नवयुवक को, 7 मीटर का, समय कितना है, √2 है। सॉल्व करिए, 7/√2 यानी कि 7/1.414 कितना आएगा, देखिए 7/√2, 7/1.414 कितना आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपको लगभग मिलेगा 4.9 मीटर पर सेकंड के आसपास, 4.9 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारा जो नवयुवक है, यहाँ पर जो हमारा हीरो है, उस हीरो को 4.9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागना पड़ेगा, तब वो जाके उस बच्चे की जान बचा पाएगा। भाई अगर बच्चा नीचे गिरा तो दुर्घटना घट सकती है ना, तो 4.9 मीटर पर सेकंड से उस आदमी को भागना पड़ेगा, ठीक है, तब वो वक्त पे पहुंच पाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, ठीक है, ये भी एक अच्छा सा सवाल है, देख लीजिए क्या है। एक ऊंची इमारत पर बैठा मनुष्य, कोरोना काल में क्या ही करेगा, बैठा हुआ ऊंची इमारत पर बैठा हुआ मनुष्य 1 सेकंड बाद एक गेंद गिरने को छोड़ देता है। ये मान लीजिए ये रहा हमारा, ऊंची है बिल्डिंग, और पता नहीं कैसे पहुंचा होगा क्योंकि लिफ्ट तो बंद होगा, अगर सीन क्रिएट किया जाए तो। ऊंची है बिल्डिंग, तो हर 1 सेकंड बाद एक गेंद को छोड़ देता है। चलो ठीक है, यहां से एक गेंद छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड के बाद फिर हर 1 सेकंड में वो एक बॉल ड्रॉप कर रहा है, फेंक नहीं रहा, ड्रॉप कर रहा है। जब छठी गेंद छोड़ी जाती है, जा रही है, उस समय तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद के स्थान बताएं। आसान है, बता देंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये छठा गेंद है, छठा गेंद को छोड़ रहा है अभी, तो ये 5वां इधर कहीं होगा, चौथा इधर कहीं होगा, तीसरा इधर कहीं होगा, दूसरा इधर कहीं होगा, पहला इधर कहीं होगा, सही है। तो जब वो पहला गेंद छोड़ा होगा, जब वो पहला गेंद ड्रॉप किया है, ठीक है, तो यहां से यहां के बीच समय अंतराल कितना है, 1 सेकंड का है। पहले गेंद और अच्छा नाम दे दूं मैं, ये पहला गेंद है, ये दूसरा गेंद है, ये तीसरा है, ये चौथा गेंद है, 5वां गेंद है, छठा गेंद है, बॉल जो है। तो पहले और दूसरे के बीच 1 सेकंड का टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है। पहले और तीसरे में देखेंगे तो समय का कितना अंतराल है, देखो दूसरे और तीसरे में भी 1 सेकंड का ही अंतर है, चौथे और तीसरे में भी 1 सेकंड का ही अंतर है, 5वें और चौथे में भी 1 सेकंड का ही अंतर है, छठे और 5वें में भी 1 सेकंड का ही अंतर है। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं सबको पहले से देखूं तो पहले से दूसरे के बीच 1 सेकंड, पहले से तीसरे के बीच 2 सेकंड, ओके, पहले से चौथे के बीच 3 सेकंड, पहले से 5वें के बीच 4 सेकंड, और छठा भी छोड़ने वाला है 5 सेकंड का अंतर, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम का गैप कितना है। हर एक बॉल के बीच में 1 सेकंड का टाइम गैप है। तो अगर आप पहले से देखेंगे तो पहले से दूसरे के बीच में 1 सेकंड, पहले से तीसरे के बीच में 2 सेकंड, पहले से चौथे के बीच में 3 सेकंड, पहले से 5वें के बीच में 4 सेकंड, और पहले से छठे के बीच में 5 सेकंड का अंतर है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि जब छठा गेंद छोड़ रहा है, छठा गेंद देखो ड्रॉप किया जा रहा है, तो सबका प्रारंभिक वेग 0 है, जा रही है, उस समय तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद के स्थान बताएं। किसकी बताना है भाई, थर्ड वाले की बताना है। तो थर्ड वाला मान लीजिए कि यहां से यहां थर्ड हो गया, इसकी स्थिति को हम ले लेते हैं S3, ओके। चौथी के लिए ले लेते हैं हम लोग S4, पोजीशन बताने के लिए S4, और 5वां भी पूछा है, 5वां यहां पे है भाई, ये देखिए 5वां यहां पर है, इसको S5 ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि S3 नीचे है, ये S4 नीचे है, और ये S5 नीचे है। चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है यार। गड्डी का द्वितीय समीकरण लगाइए। आप ना सवाल पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हो, अरे यार कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, कोई डेटा नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक से सॉल्व करेंगे। जब छठा गेंद है तो यहीं पे छठा गेंद, देखो छठे और 5वें के बीच में कितने का अंतर होगा, छठे और 5वें के बीच में
छठे और पांचवें के बीच में 1 सेकंड का अंतर होगा, देख लीजिए। छठे और पांचवें के बीच में 1 सेकंड का अंतर है। छठे और चौथे के बीच में 2 सेकंड का अंतर है। छठे और तीसरे के बीच में 3 सेकंड का अंतर है। तो अब देखिए यहां से यहां आने में कितना समय लगा है, देख लीजिए 3 सेकंड लगा है ना। यहां से यहां 3 सेकंड कैसे लगेगा? जब छठा हाथ में है आपका, उसे 1 सेकंड पहले आपने पांचवें को छोड़ दिया, उससे 1 सेकंड पहले पांचवें से 1 सेकंड पहले चौथे को छोड़ दिया, उससे 1 सेकंड पहले चौथे के 1 सेकंड पहले तीसरे को छोड़ दिया। दूसरे और पहले की बात कहीं नहीं किया है तो हम उसकी बात ही नहीं करते। हमारी कहानी तीसरी, चौथी और पांचवी पे है। तो जब छठा छोड़ने वाले हैं, जो भी मनुष्य वहां बैठा हुआ है, जब छठा छोड़ने वाला है उसे 3 सेकंड पहले और तीसरे को छोड़ चुका है। तो 3 सेकंड में कहां जा चुका है? 3 सेकंड में कितना कहां जा चुका होगा? u0 है 1/2g और t का स्क्वायर यानी कि कितना? t का स्क्वायर कहने का मतलब कितना बच्चा? t का स्क्वायर कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर। 3 × 9 तो s3 = आ जाएगा और 3 × 9 9/2 इंटू जी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 10 रख लीजिए या जो भी रखना रख लीजिए, 10 ही रख लेते हैं। तो 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45। 45 मीटर नीचे है। ये कितना नीचे है बच्चा? यहाँ से 45 मीटर नीचे आ चुका है। अब हम बात करें S4, तो S4 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 इंटू जी इंटू कितने का स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। क्योंकि छठे और चौथे के बीच में कितने का अंतर है? 2 सेकंड का अंतर है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, 2 और 2 खत्म, 10 दूनी 20, यह आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है। और आगे देखिए, अब बात करते हैं कि भाई पांचवा गेंद कहाँ है? तो S5 कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू जी यानी कि 10 इंटू 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5 मीटर। ये तो यहाँ से कितने नीचे है? ये यहाँ से 5 मीटर नीचे है पांचवा गेंद। 5 मीटर नीचे है। चौथा गेंद 20 मीटर नीचे है और तीसरा गेंद 45 मीटर नीचे है। अगर यहाँ पे आप 9.8 लेंगे जी की वैल्यू तो थोड़ा सा और अंतर आएगा, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल कहाँ है? ये सवाल आपके लिए है। 7 मीटर पर सेकेंड के एक वेग से ऊपर जाते एक गुब्बारे को से, तो पहले गुब्बारा ऊपर जा रहा है। अब देखो ये वाला बैलून नहीं है जिसे आप खेलते हो, मूवी में दिखाती है ना, हॉलीवुड मूवी में बड़े बड़े बैलून्स होते हैं जिसमें लोग आसमान में सैर करने जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक ऐसा होता है, पिरवाए होते हैं, ऐसा करके बैलून देखा ना मूवीज में दिखाता है, इस वाले बैलून की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है। और ये कितने वेग से ऊपर जा रहा है? ये बैलून 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। और वो जमीन से कितना ऊपर है? जमीन से जब वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर के हाइट पे है, जमीन से जब वो 60 मीटर के हाइट पे है, तो किसी को फुर्सत से एक बॉल ड्रॉप करना है नीचे, फेंकना नहीं है ना, केवल उन्होंने क्या किया, ऐसा पकड़ के छोड़ दिया, बस फेंका नहीं है। तो अब आप समझेंगे कि क्या करना है, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए बच्चा, पहली बात तो ये, जब आप उसको 60 मीटर के हाइट से छोड़ेंगे तो उसको यहां तक पहुंचने के लिए 60 मीटर की दूरी तय करनी है। और क्योंकि गुरुत्व के अधीन गिर रहा है तो यहाँ पे जी कितना लेना पड़ेगा आपको? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब चाहे तो 10 ले सकते हैं, अगर आपको और थोड़ा सा असुविधा से बचना है तो 9.8 नहीं 10 ले सकते हैं आप। सवाल ये है कि मेरे पास दूरी मालूम है कि 60 मीटर नीचे आना है, मेरे पास त्वरण है, मुझे समय निकालना है, कितना समय लगेगा। लेकिन अब आपको लगेगा कि यार ये गेंद को फेंका नहीं है, छोड़ा है यानी कि u0 होगा, और यहीं आप गलती कर बैठेंगे। देखिए, अगर आप यानी कि आपका बैलून 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो जो आपके हाथ में गेंद है, जो आपके हाथ में बॉल है, वो भी 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, वो भी 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। तो जब उसे आप ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो ये जा रहा था ऊपर, तो
एक्चुअली में उसका वेग 7 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर है धनात्मक, लेकिन वो नीचे आएगा तो ये वेग कितना हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा -7 मीटर पर सेकंड। ये समझने वाली बात होती है कि अगर आप किसी वेग से चल रहे हैं तो आपके पास जो सामान है वो भी आपके वेग से ही चल रहा है। तो अगर बैलून 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो इस बैलून में जितने भी लोग होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, वो सभी 7 मीटर पर सेकंड से जाएंगी। और जब वहां से कोई चीज गिरेगी तो क्योंकि वो 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही थी तो नीचे की ओर उसका वेग क्या लेंगे, वेग ऋणात्मक हो सकता है, उसकी दिशा बदल गई है, -7 मीटर पर सेकंड ले लोगे। और अब आपके पास हाइट भी है और अब आपके पास त्वरण तो है ही है। समय निकाल लीजिए, गड्डी का द्वितीय समीकरण लगा लें क्या, लगा लेते हैं। h = ut + ½ gt² लगा लीजिए। h कितना है बच्चा, h है 60 -7 इंटू टाइम, ये तो नहीं मालूम है ना आपको, ये तो निकालना है, +1/2 इंटू 10 इंटू t का स्क्वायर कर लो। और जब आप यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, और कोई रास्ता है क्या, देखो और कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का, और कोई तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का। देखो एक तो यहां से आप t निकाल लेंगे, अब यहां पे आपको इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, टाइम निकाल लेंगे आप आराम से। कोई और है क्या मैं v = u + gt लगा सकता हूं क्या, लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अंतिम वेग नहीं मालूम है, पहले आप अंतिम वेग निकालोगे, उसके लिए भी समय चाहिए, तो नहीं लगा सकते। आपको गति का टीटी समीकरण लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे अंतिम वेग चाहिए होगा। तो आपको कुल मिला के यहीं से निकालना पड़ेगा समय, और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब ये आपके लिए होमवर्क है यार, कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा, और रिस्पॉन्स चाहिए यार, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये जो सवाल है ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए मिशन है, ये आपका मिशन है। अगर आप इसे कबूल करते हैं तो और कबूल करना ही पड़ेगा, 3 बार बोल दीजिए कबूल है कबूल है कबूल है। तो ये होमवर्क आपके लिए है। अगर नहीं बनेगा तो भी ईमानदारी से बताओ कि नहीं बन रहा है सर, हमसे यहाँ पे डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्स देंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि मैं जितना यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ उठने का कितना भाग आप तक पहुँच रहा है, पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। आप जैसे लीजिए, यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस को इधर उधर से लेके आना, अच्छे से सवाल लेकर आना, अच्छे से समझाना, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे ना, आपको किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ये आपके लिए होमवर्क है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।